हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मीरा पॉकेट बुक्स में शाही लुटेरा, जो कि एक बाल उपन्यास है। शाही लुटेरा। दोपहर का समय था। राजा विश्राम कर रहे थे। तभी प्रहरी ने राजा का अभिवादन किया। अन्नदाता, एक फरियादी आया है। राजा तुरंत तैयार हो गए। बोले, पेश करो। फरियादी को राजा के सामने पेश किया गया। वह अधेड़ उम्र का था। उसके सिर पर लगी पगड़ी से साफ मालूम पड़ रहा था कि वह कोई व्यापारी है। राजा के सामने आते ही वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, अन्नदाता की जय हो। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया माई बाप। क्या बात हो गई सौदागर, राजा ने पूछा। अन्नदाता, मेरा सारा माल लूट लिया गया। व्यापारी बेतरह घबराकर बोला। किसने लूटा तुम्हें? कहाँ लुटे? सरकार, चंदन वन में शाही लुटेरे ने मेरा सब कुछ लूट लिया। व्यापारी की आंखों से आंसू गिरने लगे। चंदन वन में शाही लुटेरे ने? राजा को उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। चीख कर उसने कहा, हमारे तमाम सिपाही चंदन वन में क्या कर रहे हैं? बुलाओ सेनापति को। तुरंत सेनापति को बुलाया गया। राजा सेनापति पर बरस पड़ा। आपके सिपाही वहाँ क्या कर रहे हैं? शाही लुटेरा बराबर चंदन वन में है। उसने इस व्यापारी को लूट लिया है। सरकार, मैं स्वयं देखता हूँ, सेनापति बोला। शाही लुटेरे को जल्दी से जल्दी जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो, राजा ने कहा। इस व्यापारी का नुकसान सरकारी खजाने से पूरा किया जाए। नगर सेठ अपनी शानदार हवेली की बारादरी में बैठा अपने कारिंदों से दिन भर का हिसाब किताब समझ रहा था। एकाएक खटाक की आवाज़ सुनकर सब चौंक गए। नगर सेठ के ठीक सामने एक तीर आकर पड़ा था। उस तीर के अगले सिरे पर एक कागज़ फंसा था। स्पष्ट था कि जानबूझकर उस तीर को फेंका गया है। एक कारिंदे ने कांपते हाथों से उस तीर को उठाया। उसमें फंसा कागज़ निकालकर नगर सेठ के हाथ पर रख दिया। नगर सेठ ने उस कागज़ को खोल कर देखा। पड़ते ही चेहरे का रंग उड़ गया और नगर सेठ थरथर कांपने लगा। सभी कारिंदे एकटक देखते रह गए। भयभीत नगर सेठ ने तुरंत अपनी पालकी तैयार कराई और उस पर सवार होकर राजमहल रवाना हो गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से फरियाद की। राजा नगर सेठ की फरियाद सुनकर तुरंत बाहर आ गया और नगर सेठ से पूछा, क्या बात है? नगर सेठ ने राजा के सामने वह कागज़ पेश कर दिया। उसे पढ़ते ही राजा का चेहरा तमतमा गया। उसकी इतनी हिम्मत हो गई? राजा ने गुस्से से कहा। नगर सेठ, चिंता मत करो, तुम्हारी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम्हारी हवेली में डाका नहीं पड़ेगा। हमारे सैनिक बराबर पहरा देंगे। मैं तुरंत इसका प्रबंध किए देता हूँ। तुम निश्चिंत रहो। अन्नदाता, अब हमारी रक्षा आप पर ही निर्भर है। बेफिक्र रहो, राजा ने कहा। शाही लुटेरा तुम्हारी हवेली में झांक भी नहीं सकता। उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अब उसका इलाज करना ही होगा। बस आपकी कृपा ही हमारे लिए वरदान है अन्नदाता। नगर सेठ राजा से पूरा आश्वासन पाकर निश्चिंत होकर वापस आ गया। फिर भी उसके मन में शंका थी। शाही लुटेरे का नाम मात्र ही आतंक फैला देता था। वह कागज़ शाही लुटेरे का एक पत्र था। उसमें शाही लुटेरे ने नगर सेठ से 5 लाख रुपया एक सप्ताह के भीतर चंदन वन में किसी भी स्थान पर रख देने को कहा था। ऐसा न करने पर नगर सेठ की हवेली में डाका डालकर सब कुछ लूट लेने की धमकी दी गई थी। धमकी पाकर नगर सेठ के होश उड़ गए और वह तुरंत राजा के पास चला गया। पिछले कुछ समय से शाही लुटेरे ने राज्य में आतंक फैला रखा था। यत्र तत्र डाके डालना, व्यापारियों को लूट लेना उसके लिए बाएं हाथ का काम हो गया था। उसका नाम सुनते ही लोग थरथर कांपने लगते थे। उसका नाम कोई ना जानता था। शाही लुटेरे के नाम से ही वह मशहूर था। इसी नाम से वह डाका डालता था। इसी नाम से वह धनवानों को चिट्ठी लिखकर धमकी देता था और रुपए वसूल करता था। किसी ने आज तक उसका चेहरा न देखा था। हमेशा नकाब डाले रहता था। काले घोड़े पर सवार होकर अपने गिरोह को लेकर चलता था। उसके गिरोह के सभी डाकू घोड़े पर सवार रहा करते थे। शोर मचाते हुए डाका डालते और मार काट करते हुए भाग जाया करते थे। इसी तरह व्यापारियों को घेर कर लूट लिया करते थे। शाही लुटेरे के साथ कितने लोग हैं इसका भी पता न चल पाता था। कभी अकेले, कभी 4-5 लोगों के साथ और कभी 50-60 व्यक्तियों को लेकर लूटपाट करते देखा गया था। थोड़े ही समय में सारे राज्य में उसका आतंक फैल गया था। राजा के सिपाही और सैनिक भी उसे रोक पाने में असमर्थ थे। शाही लुटेरा कौन है, क्या है, इसका पता किसी को न था। शरीर से वह काफ़ी लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी था। नकाब से उसकी चमकती आंखें देखकर लोग डर जाया करते थे। चंदन वन को उसने अपना अड्डा बना रखा था। चंदन वन राज्य की सीमा से लगा विशाल जंगल था। किसी जमाने में वहाँ चंदन के पेड़ होते थे, पर अब उनका नामो निशान भी न था। फिर भी नाम चंदन वन ही चल रहा था। राजा के सिपाही और सेना चंदन वन में बराबर उसकी तलाश करते थे, पर उसका कुछ पता न लगता था। यदा कदा वह दिखलाई भी पड़ता तो बिजली के समान गायब हो जाता था। नगर सेठ को दी गई धमकी के कारण राजा बेहद क्रोधित हो गए। नगर सेठ की हवेली के चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया गया।
और नगर सेठ की संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा कर दी गई। इसके साथ साथ सिपाही और सैनिकों की टुकड़ियां शाही लुटेरे की तलाश में निकल गई। राजा ने हर तरह से नगर सेठ का ऐसा प्रबंध कर दिया कि उसका बाल भी बाका न हो सके। राजा का आश्वासन पाकर तथा शाही सेना की व्यवस्था देखकर नगर सेठ ने चंदन वन में रुपया न भिजवाया। नगर सेठ को इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि शाही लुटेरा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। राजा के सैनिक जब स्वयं उसके भवन की रक्षा कर रहे हैं तो शाही लुटेरा यहाँ पंख भी नहीं मार सकता। डाका डालना तो सपने की बात है। शाही लुटेरे की धमकी की बात सारे नगर में फैल गई थी। सबको इसका पता चल गया था कि शाही लुटेरे ने नगर सेठ से रुपया चंदन वन में भेजने के लिए कहा है। ना भेजने पर डाका डालने की धमकी दी है। नगर सेठ ने राजा से फरियाद कर दी। राजा ने पूर्ण रक्षा का आश्वासन देकर सैनिकों का पहरा बैठा दिया है। शाही लुटेरे को रुपया नहीं भेजा जाएगा। सब इस बात के लिए बेकरार थे कि अब शाही लुटेरा नगर सेठ के यहाँ डाका डालता है या नहीं। नगर की जनता में वाद विवाद चलने लगा। बहुतों का मत था कि अब शाही लुटेरा डाका नहीं डाल सकता है। अगर उसने डाका डाला तो वह मार डाला जाएगा या उसे खाली हाथ भागना पड़ेगा। कुछ का मत था कि शाही लुटेरा अवश्य डाका डालकर रहेगा। वह जिस बात को कहता है करके रहता है। नगर में बराबर चर्चा थी और उत्सुकता थी कि क्या होता है। शाही लुटेरे द्वारा जो समय नगर सेठ को दिया गया था वह बीत गया था। 2 दिन ज़्यादा हो गए थे। चंदन वन में नगर सेठ द्वारा रुपया न पहुंचाया गया था। राजा के सैनिक 24 घंटे पहरा दे रहे थे। नगर सेठ की संपत्ति की हर प्रकार से रक्षा की जा रही थी। समय बीत जाने के बाद नगर सेठ ने भी और अधिक होशियारी से काम लेना शुरू कर दिया। अपनी सारी मूल्यवान संपत्ति को उसने तहखानों में रखवा दिया और सशस्त्र पहरेदार लगा दिए। समय भागता जा रहा था। शाही लुटेरे का कुछ पता न था। वह गायब हो गया था। नगर सेठ को धमकी देने के बाद से उसने एक भी वारदात न की थी। कहीं से भी उसकी लूटपाट का कुछ समाचार न आया था। नगर सेठ के भवन की रखवाली करने वाले सैनिकों को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि शाही लुटेरा अब नगर सेठ के यहाँ डाका नहीं डाल सकता है। इतना बड़ा साहस वह नहीं कर सकता है और अगर करता भी है तो निश्चय ही मार डाला जाएगा। वह जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं जाना चाहेगा। आसपास के लोगों को भी यही विश्वास हो गया था। कई दिन बीत गए थे। शाही लुटेरे की मांग पूरी ना हुई थी और ना ही उसका कुछ पता था। राजा के सैनिक बराबर पहरा दे रहे थे पर उनमें कुछ आलस्य आ गया था। शायद लगातार पहरा देते देते वे सब थक गए थे। साथ ही यह भावना भी उनके मन में घर कर गई थी कि अब शाही लुटेरा नहीं आएगा। उसकी धमकी झूठी हो गई है। नगर सेठ भी खुश था कि राजा की कृपा के कारण उसकी रक्षा हो गई। संपत्ति की सुरक्षा के लिए उसने जो कड़ा प्रबंध किया था वह कुछ ढीला हो गया था। शाम का समय था। नगर सेठ की हवेली पर तैनात सैनिक गप्पे मार रहे थे। नगर सेठ अपनी हवेली में आराम कर रहा था। आसपास के लोग अपने अपने काम में लगे थे। एकाएक हवेली से सटे एक मकान में आग लग गई। देखते देखते वह मकान आग की लपटों से घिर गया। हलचल मच गई। लोग चीखने लगे, आग लग गई, आग लग गई। आग बहुत तेज थी और इस बात का पूरा खतरा था कि आग देखते देखते आसपास के मकानों को भी लपेट लेगी। सब लोग पूरी ताकत से आग बुझाने में लग गए। घर घर से बाल्टी डोल निकाल कर लाए। आसपास के सभी कुओं से पानी निकाल निकाल कर फेंका जाने लगा। पूरी ताकत लग गई। सब उसी में लग गए। सैनिकों ने भी सहयोग दिया। आग बराबर बढ़ती जा रही थी। अभी आग पर काबू भी ना पाया जा सका था कि एकाएक उत्तर दिशा से 30-40 घुड़सवार आ गए। सबसे आगे काले रंग का घोड़ा था। बिजली के समान लपक कर वे सब हवेली में घुस गए और भारी मार काट मचा दी। देखते ही देखते सोने चांदी के आभूषणों से भरे संदूक उठाकर घोड़ों पर रखकर भागने लगे। नगर सेठ शोर करने लगा, दौड़ो, बचाओ, शाही लुटेरा आ गया, सब लूट रहा है, दौड़ो दौड़ो। पर नगर सेठ की आवाज़ आग बुझाने वालों के नक्कार खाने में तूती बनकर रह गई। जब तक सैनिक दौड़कर आए और बात समझ सके तब तक तो शाही लुटेरा तीनों की बौछार करता भाग निकला। नगर सेठ सिर पकड़कर बैठ गया। आग पर काबू पा लिया गया पर आगजनी के दौरान शाही लुटेरा नगर सेठ के यहाँ डाका डालकर चला गया। ये खबर फैलते ही लोग हैरान रह गए। राजा के सैनिकों पर तो जैसे वज्रपात हो गया। वे सब आग बुझाने में लगे रहे। नगर सेठ की हवेली से उठने वाला शोर सुनाई न पड़ा और जब तक वे सब सावधान होकर उसका मुकाबला कर सके वह तीर बरसाता निकल गया। आसपास के लोग भचक्के रह गए। अगर आखिर शाही लुटेरा अपनी धमकी कामयाब करके रहा। सबको विश्वास हो गया आग लगाने का खेल भी शाही लुटेरे का था। उसके ही आदमियों ने बगल के मकान में आग लगाकर सबका ध्यान उस ओर कर दिया और इस मौके का लाभ उठाकर शाही लुटेरा डाका डालकर चलता बना। सब और शोर हो गया। शाही लुटेरा डाका डाल गया, अपनी धमकी को पूरा कर गया। नगर सन्नाटे में आ गया। शाही लुटेरे का आतंक और फैल गया। नगर से टोटा कलपता राजा के पास आया। अन्नदाता, सरकार, माई बाप, दुहाई दुहाई, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। शाही लुटेरा डाका डाल गया, मेरा सब कुछ चला गया। नगर सेठ का बुरा हाल था। राजा को पता लगा
शाही लुटेरे द्वारा नगर सेठ के यहाँ डाका पड़ने की खबर पाकर वह चौंक गया। सैनिकों का बराबर पहरा रहते हुए डाका पड़ गया, यह हैरानी की बात थी। बाद में राजा को सब मालूम पड़ा तो वह हैरान रह गया। चाल खेलकर शाही लुटेरा आखिर डाका मार ही गया। एक प्रकार से यह चुनौती थी राजा को। राजा तिलमिलाकर रह गया। नगर सेठ की फरियाद पर दुख प्रकट कर राजा ने अपनी सारी सेना को शाही लुटेरे की खोज में लगा दिया। साथ ही साथ उसने शाही लुटेरे की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। जगह जगह ढिंढोरा पीट दिया गया। शाही लुटेरे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवाने वाले को 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। सारे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। राजा की तमाम सेना शाही लुटेरे की तलाश में जी जान से लग गई। सारा चंदन वन छान डाला गया। हर जगह तलाश की गई, पर शाही लुटेरे का कुछ पता न लगा। अपनी धमकी पूरी कर राजा को चुनौती देकर वह जाने कहाँ गायब हो गया। बहुत तलाश करने पर भी उसका कुछ पता न लग रहा था। सारे राज्य में शाही लुटेरे का नाम फैल गया। राजा भी उसको डाका डालने से नहीं रोक सका। उसके नाम से लोग घबराने लगे। हर आदमी की जुबान पर उसका नाम आ गया। घर घर उसके नाम की चर्चा होने लगी। सड़क से लगे मैदान में तमाम लड़के खेल रहे थे। अचानक डंके की आवाज़ हुई, डम डमा डम डम डमा डम डम। लड़के दौड़कर आ गए और डंका पीटने वालों को घेर कर खड़े हो गए। डंका बजाने के बाद डंके वाला खूब जोर से चिल्लाया, सुनो सुनो, हुकुम राजा का डंका, कल्लू कलवार का, डम डमा डम डम डमा डम डम। हुकुम राजा का, सुनो सुनो, हुकुम राजा का। जो भी आदमी शाही लुटेरों को जिंदा या मुर्दा राजा के सामने पेश करेगा उसे 1 लाख रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। शाही लुटेरों को पकड़ो, मारो, 1 लाख रुपया इनाम। हुक्म राजा का, डंका कल्लू कलवार का, डम डमा डम डम डमा डम डम। लोगों की इकट्ठी हो गई भीड़ ने डंका और ऐलान सुना। तमाम लड़कों ने भी सुना। डंके वाला डंका पीटकर आगे चला गया। शाही लुटेरे पर 1 लाख रुपया इनाम है। हाँ, जिंदा या मुर्दा राजा के सामने पेश करने पर। भला उसे कौन पकड़ सकता है? शाही लुटेरे को कोई नहीं पकड़ सकता है। आपस में लोग चर्चा करते हुए तितर बितर हो गए और तमाम लड़कों के साथ दीपक ने भी सुना। 1 लाख रुपया इनाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। अगर वह शाही लुटेरे को जिंदा या मुर्दा राजा के सामने पेश कर देगा तो 1 लाख रुपया इनाम मिल जाएगा। 1 लाख रुपया अगर उसे मिल जाए तो उसका सारा दुख मिट जाएगा। उसकी माँ कितनी तकलीफ उठाकर उसका लालन पालन कर रही है। अगर ऐसा हो जाता तो वह सोच में पड़ गया। शाही लुटेरा क्या डाकू है? दीपक ने पूछा। हाँ, बड़ा नामी डाकू है। उसको डाका डालने से राजा भी नहीं रोक सकता। वह रहता कहाँ है? सुनते हैं चंदन वन में रहता है, एक लड़का बोला, पर आजकल वहाँ नहीं है। अरे, उसको कोई नहीं पकड़ सकता है? दीपक चुपचाप सुनता रह गया। लड़के शाही लुटेरे के संबंध में बात करने लगे। बड़ों से सुनी सुनाई बातें दोहराने लगे। दीपक को उनसे सब पता चल गया। शाही लुटेरा हमेशा काले घोड़े पर सवार होकर चलता है। अपने चेहरे पर नकाब लगाए रहता है। आज तक कोई उसका चेहरा नहीं देख सका है। नकाब से झांकती चमकती केवल 2 आँखें ही दिखलाई पड़ती हैं। वह अकेला ही अपने साथियों के साथ घूमता रहता है। वह किसी से नहीं डरता है। शाही लुटेरे के बारे में ढेर सारी जानकारी पाकर दीपक का मन और उत्सुक हो गया। शाही लुटेरे को देखने, उससे मिलने को वो व्याकुल हो गया। शाही लुटेरे की एक एक बात उसके दिलो दिमाग में बैठ गई। वह खेलना बंद कर शाही लुटेरे के ख्यालों में डूब गया। 1 लाख रुपए के इनाम से बढ़कर लालच उसे देखने और मिलने का था। इसी ख्याल में डूबा डूबा वह अपने घर आया। माँ ने खाना तैयार कर दिया था। उसे आवाज़ दी, दीपू बेटा, खाना खा ले। आया माँ। और दीपक खाना खाने माँ के पास जाकर बैठ गया। माँ, आज डंका पीटा गया है? हाँ बेटा, शाही लुटेरे के लिए डंका था, माँ ने बतलाया। माँ, क्या शाही लुटेरा बहुत बड़ा डाकू है? हाँ बेटा, राजा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, माँ ने कहा। 1 लाख रुपया इनाम है। हाँ बेटा, अगर मैं शाही लुटेरे को पकड़ पाता तो कितना अच्छा होता माँ, दीपक बोला। दीपक की इस बात पर माँ को हंसी आ गई। बोली, बेटा, उसकी तलाश में राजा की सारी सेना लगी है, फिर भी वह हाथ नहीं आ रहा है। तुम तो बच्चे हो। वह चंदन वन में रहता है ना? क्या पता बेटा उसका कौन सा ठिकाना है। माँ चुप हो गई। दीपक भी चुपचाप खाना खाता रहा। उसके दिमाग में शाही लुटेरे से संबंधित बातें ही घूम रही थी। वह शाही लुटेरे को देखने, उससे मिलने और उसके संबंध में और बातें जानने के लिए बेहद उत्सुक हो गया। मन की सारी उत्सुकता उसने दबा ली। जानता था इस बारे में विशेष बातें करने पर उसकी माँ बिगड़ेगी, उसे डांट पड़ेगी। इस कारण सारी बातें मन में दबाकर रह गया। दीपक अपनी माँ की अकेली संतान था। 3-4 साल पहले तक उसका पिता साथ में था। वह सौदागर था। माँ बेटे सुख में थे। किसी प्रकार का कष्ट न था। पिता अपने व्यवसाय में काफ़ी उन्नति कर रहा था। इस कारण अन्य व्यापारी उससे ईर्ष्या रखते थे। एक व्यापारी ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर राजा से फरियाद कर दी। इस पर उसे 1 माह की कैद हो गई। कैद से बाहर आकर उसका पिता उस व्यापारी की हत्या कर लापता हो गया। तब से आज तक उसका कुछ पता नहीं है।
उसकी माँ ने बहुत इंतज़ार किया, पता लगाने की बड़ी कोशिश की, पर कुछ पता न लगा। तब वह बड़ी निराश होकर उस नगर को छोड़कर यहाँ आकर बस गई। दूसरों के घर का काम कर गरीबी के साथ अपना और दीपक का पेट पालने लगी। उसे इस बात का पूरा विश्वास हो गया था कि वह अपने इस जीवन में पति को ना पा सकेगी। अपने बेटे दीपक के साथ वह अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी। दीपक कई बार अपने पिता के बारे में पूछता, पर वह कुछ न पता बतलाती थी। वह स्वयं इस बात को ना जानती थी कि उसका पति जीवित है या मृत। वह दीपक को पाल पोस कर बड़ा कर देना चाहती थी। इसके सिवा उसकी कोई और इच्छा न थी। दीपक चंदन वन की ओर चल पड़ा। वह खास दूर न था। आधा घंटे में ही वह चंदन वन आ गया। शाही लुटेरा इसी चंदन वन में अपना अड्डा बनाए है। इससे पहले उसने चंदन वन कभी न देखा था, केवल नाम सुना था। वह पहली बार चंदन वन में आया था। सचमुच बड़ा घना जंगल था। जंगल में उसको राजा के सैनिक भी घूमते हुए मिले। वह समझ गया कि वे सब शाही लुटेरे की तलाश कर रहे हैं। उसे कई सैनिक टुकड़ियां मिली। अतएव उसको इस बात का विश्वास हो गया कि इस समय शाही लुटेरा कहीं छुपा होगा। उसको देख पाना या उससे भेंट करना मुश्किल है। दीपक सुबह अपने घर से चला था। इस समय दोपहर हो गई थी। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। उसे प्यास मालूम पड़ी। आसपास में उसको कहीं पानी न दिखलाई पड़ा। सामने से एक लकड़हारा आता दिखा। उसके शरीर पर केवल एक धोती थी और कंधे पर कुल्हाड़ी। लकड़हारा पास आया तो दीपक बोला, मुझे प्यास लगी है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? लकड़हारा लकड़हारे ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ शाही लुटेरों को देखने आया हूँ, दीपक बोला। लकड़हारा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, शाही लुटेरों को राजा की पूरी सेना खोज रही है, वह उसे नहीं देख पा रही है, तुम क्या देख पाओगे? क्या उसे बच्चों से भी डर लगता है? दीपक ने पूछा। बच्चों से डरने की बात नहीं है, लकड़हारा बोला। इस समय उसकी जान खुद खतरे में है। वह डाका क्यों मारता है? ऐसा काम ही ना करे तो क्यों जान का खतरा होगा? ये तो उसी से पूछना। खैर, तुम वापस अपने घर जाओ। शाही लुटेरे को तुम नहीं देख सकते हो। तुमको प्यास लगी है तो सामने जो पीपल का पेड़ है उसी के पास एक बावड़ी है, वहाँ पानी है। मीठा पानी पीकर चलते बनो। लकड़हारा अपनी बात कहकर चलता बना। दीपक कुछ देर तक खड़ा रहकर देखता रह गया। फिर वह पीपल के उस पेड़ की ओर बढ़ गया जहाँ वह बावड़ी थी। बावड़ी ज़्यादा दूर न थी। दीपक बावड़ी में उतर गया। बावड़ी काफ़ी पुरानी मालूम पड़ रही थी। उसकी सीढ़ियाँ टूट फूट गई थीं, फिर भी उसमें भरपूर पानी था। पानी पीकर दीपक की सारी थकावट मिट गई। मन खुश हो गया। उसमें नई फुर्ती आ गई। बावड़ी से बाहर आकर वह घर की ओर वापस लौट पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक अधेड़ सा आदमी आता दिखा। उसके पास आकर वह रुक गया। दीपक को अकेला देखकर पूछा, तुम्हारे साथ कोई और भी है क्या? नहीं, दीपक बोला। तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने आश्चर्य से दीपक से पूछा। मैं शाही लुटेरों को खोजने आया हूँ, दीपक ने एकदम भोलेपन से बतला दिया। दीपक की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या कहा तुमने? शाही लुटेरों को खोजने आए हो? हाँ, दीपक बोला। तुम्हें पता है शाही लुटेरा कौन है? उसने दीपक की ओर एकटक देखते हुए पूछा। हाँ, दीपक ने कहा। वह बहुत बड़ा डाकू है। उस पर राजा की तरफ से 1 लाख रुपया इनाम है। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? वह आदमी मुस्कुराया। मैं उसे पकड़कर राजा के सामने पेश करूंगा। मुझको 1 लाख रुपया मिलेगा। मेरी माँ बहुत गरीब है। दीपक ने भोलेपन से अपने मन की बात बतला दी। वह आदमी दीपक की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या तुम समझते हो कि शाही लुटेरा तुमको इतनी आसानी से मिल जाएगा? राजा की सारी फौज उसको खोज रही है, उसका पता नहीं लग रहा है। दीपक चुप रह गया। अपने सामने खड़े उस आदमी का मुंह ताकता रह गया। तुमको किसने ये सब बतला दिया? दीपक निराश हो गया। उसने पूछा, क्या शाही लुटेरा मुझको नहीं मिलेगा? नहीं। क्या तुम समझते हो कि शाही लुटेरा तुमको मिल जाएगा और फिर वह उसके बाद तुम्हारे साथ राजा के सामने चला जाएगा? दीपक भला इस बात का क्या जवाब दे सकता था। वह बड़ा उदास हो गया। जाओ बेटे, उस आदमी ने कहा, घर जाओ। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। दीपक ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। उस आदमी का कहना ठीक मालूम पड़ा। बड़ा ही निराश सा हो गया वह। चुपचाप आगे बढ़ गया। वह आदमी अपने स्थान पर रुका रहकर उसको जाते हुए देखता रह गया। जब वह सिर झुकाए काफ़ी दूर निकल गया तो वह आदमी मुस्कुरा उठा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चेहरे पर दीपक के प्रति दया के भाव उमड़ आए। सुनना लड़के, उसने जोर से पुकारा। दीपक ने उसकी आवाज़ सुन ली। मुड़कर देखा, वह आदमी उसे बुला रहा था। दौड़कर पास आ गया। जी कहिए, दीपक उसका मुंह ताकने लगा। तुम शाही लुटेरे से मिलना चाहते हो? जी, दीपक तबाक से बोला। अच्छा, कल इसी समय यहीं पर आ जाना, मैं तुमको शाही लुटेरे से मिलवा दूंगा, वह आदमी बोला। उसकी बात सुनकर दीपक का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। उस आदमी ने दीपक का हाथ पकड़कर कहा, पर एक शर्त है। जी? तुमको ये बात किसी से भी बतलाने की ज़रूरत नहीं है। किसी से भी मत कहना, वरना शाही लुटेरा नहीं मिलेगा। अगर तुम किसी से भी इसकी चर्चा करोगे तो शाही लुटेरे को पता लग जाएगा।
दीपक को उस आदमी की इस बात पर बड़ा आश्चर्य लगा। अपने होंठ काटता हुआ बोला, अगर मैं अपनी माँ से इस बात को कहूँ? नहीं, किसी से भी मत बतलाना। शाही मैं तुम्हारी मुलाकात शाही लुटेरे से करा दूंगा। दीपक खुश हो गया, बोला अच्छा। फिर उस आदमी के पास से वह वापस लौट पड़ा। उसका मन बहुत खुश हो गया था। वह आदमी कल शाही लुटेरे से उसकी मुलाकात करा देगा। अगर किसी से भी इस बात को ना बतलाकर वह यहाँ आएगा तो शाही लुटेरा उससे मिलेगा। दीपक की खुशी बढ़ती जा रही थी। कल वह शाही लुटेरे को देख सकेगा, उससे बात करेगा, एकदम साफ कह देगा राजा के पास उसके साथ चले। राजा उसे 1 लाख रुपए का इनाम देगा, उसकी गरीबी मिट जाएगी। दीपक को अपनी समझ के अनुसार इस बात का विश्वास हो गया था कि शाही लुटेरा उसकी बात मान लेगा। वह तेज कदमों से जल्दी जल्दी चलकर वापस आया। माँ बहुत परेशान होकर उसको खोज रही थी। उसे देखते ही माँ की परेशानी गुस्से में बदल गई। दीपक पास आया, उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ चला गया था तू? कब से परेशान होकर खोज रही हूँ? दीपक तपाक से बोला, कहीं नहीं माँ, ऐसे ही घूमने चला गया था। घूमने? इतनी देर? हाँ माँ, दीपक भोलेपन से बोला, चंदन वन गया था। चंदन वन? हाय राम! माँ बेतरह डर गई। चंदन वन गया था? अरे बेटे, उधर भूलकर भी ना जाना, बड़ा खतरा है। किसने कहा था? तू क्यों गया था? माँ के इस सवाल पर दीपक घबरा गया। ऐसे ही चला गया था, अपने मन से माँ, वह बोला वह। अब मत जाना बेटे, माँ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। समझ गया? अच्छा माँ, दीपक मान गया। माँ उसका हाथ पकड़कर प्यार से उसको घर ले आई। अपने सामने बैठाकर खाना खिलाने लगी। खाना खाकर दीपक लेट गया। वह बहुत भूखा था। अब उसका पेट भर गया था। धीरे धीरे उसको नींद आ गई। देखते देखते कुछ देर बाद दीपक गहरी नींद में सो गया। नींद में वह शाही लुटेरे का ही सपना देखने लगा। नींद टूटते ही दीपक को सबसे पहले शाही लुटेरे का ख्याल आया। फिर उस आदमी की याद आ गई जिसने उसे आज का वायदा किया था। उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। उसने किसी से भी चर्चा नहीं की, अपनी माँ को भी नहीं बतलाया। इस कारण उसको इस बात का पूरा विश्वास था कि शाही लुटेरे से उसकी मुलाकात हो जाएगी। उसने माँ को कुछ नहीं बतलाया और जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गया। माँ ने उसे बाहर जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं माँ, दीपक तपाक से बोला, मैं खेलने जा रहा हूँ, जल्दी आना। माँ ने उसे चेतावनी दी। अच्छा माँ। दीपक बाहर आ गया। पड़ोस के तमाम लड़के खेल रहे थे। दीपक किसी के पास न गया। वह चुपचाप बढ़ता गया और चंदन वन की ओर बढ़ गया। चंदन वन की सीमा आबादी से काफ़ी दूर पर शुरू होती थी। इक्के दुक्के लोग ही उस तरफ जाते दिखलाई पड़ते थे। दीपक चुपचाप चलता गया। उसे देखने वाला भी कोई न था कि वह चंदन वन की ओर जा रहा है। बिना किसी बाधा के वह चंदन वन की ओर बढ़ता गया। काफ़ी लंबा रास्ता तय करके वह चंदन वन में उसी स्थान पर आ गया जहाँ वह अधेड़ उसको मिला था। उस स्थान पर आकर वह चुपचाप खड़ा हो गया। उस अधेड़ का कहीं पता न था, फिर भी वह रुका रह गया। इस बात का उसे पूरा विश्वास था कि वह ज़रूर आएगा। इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद सचमुच वह अधेड़ उसके सामने आ गया। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम सचमुच आ गए? हाँ, दीपक मुस्कुराया, आप ही ने तो बुलाया था। उसने दीपक की ओर देखते हुए कहा, पर तुमको मेरी बात पर विश्वास कैसे आ गया? भले आदमी कभी झूठ नहीं बोला करते, दीपक ने जवाब दिया। पर मैं तुम्हारी मुलाकात शाही लुटेरे से करा दूंगा, तुम मान कैसे गए? विश्वास कर लिया। क्या शाही लुटेरे से मिलना इतना आसान है? वो तो मैंने तुमसे मजाक किया था बेटे। देखना चाहता था क्या तुम सचमुच ही उससे मिलना चाहते हो। दीपक चुप रह गया, पर उसका मन कुछ निराश भी हो गया। खैर, तुम्हारी लगन देखकर मैं खुश हुआ, उस अंधेड़ ने कहा। शायद मैं तुम्हारी मुलाकात उससे करा दूँ। अच्छा रुको, मैं देख कर आता हूँ कि वो आया या नहीं। दीपक का चेहरा खिल गया। तुम यहीं रुको, उस अंधेड़ ने कहा। अगर शाही लुटेरा तुमसे मिलना पसंद करेगा तो तुमको आवाज़ दी जाएगी और तुम चले आना। शाही लुटेरा तुम्हारे सामने होगा। आवाज़ ना आए तो रुकना, मैं आकर बतला दूंगा क्या बात है। दीपक मान गया। वह अधेड़ उसको छोड़कर सामने पेड़ों के झुरमुट में विलीन हो गया। दीपक उसी स्थान पर खड़ा खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद एक तेज आवाज़ आई, लड़के तुम आ सकते हो। इस आवाज़ को सुनते ही दीपक उसी ओर दौड़ गया जिस तरफ से आवाज़ आई थी। वह समझ गया शाही लुटेरे ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। पेड़ों के झुरमुट के पास आते ही उसने एक बहुत खूबसूरत अच्छा खासा काला घोड़ा देखा। वह घोड़ा शाही लुटेरे का था। घोड़े के पास ही तीर धनुष लटकाए शाही लुटेरा खड़ा था। उसने राष्ट्रीय पोशाक पहन रखी थी, चेहरे पर नकाब लगी थी। केवल दो जलती आंखें स्पष्ट रूप से दिख रही थीं। दीपक एक टक शाही लुटेरे को सिर से पैर तक देखता रह गया। फिर बोला, क्या आप ही शाही लुटेरे हैं? हाँ, गंभीर आवाज़ आई। मेरा ही नाम शाही लुटेरा है। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? जी हाँ, दीपक बोला। क्यों? शाही लुटेरे की आंखों में चमक थी। आप मेरे साथ राजा के पास चलिए, दीपक ने निहायत भोलेपन के साथ कहा। क्यों? शाही लुटेरा नकाब के पीछे से मुस्कुराया। मुझको 1 लाख रुपया इनाम में मिल जाएगा। मेरी माँ बहुत गरीब है, हमारी गरीबी मिट जाएगी। दीपक ने सपाट ढंग से उससे अपने मन की बात कह दी।
उसकी इस बात पर शाही लुटेरा खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, मुझको राजा के पास ले जाकर तुम 1 लाख रुपया इनाम कपाना चाहते हो? जी हाँ। क्या तुमको इस बात का विश्वास है कि तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो? शाही लुटेरे ने आंखें टेढ़ी करके प्रश्न किया। हाँ, दीपक बोला। लेकिन क्यों? सब लोग कहते हैं कि शाही लुटेरा बड़ा दयालु है, वह गरीबों की मदद करता है। हम भी गरीब हैं, क्या आप हमारी मदद नहीं करोगे? दीपक एक सांस में कह गया। तुम्हारी बात ठीक है, शाही लुटेरे ने कहा, पर जब तुम राजा के पास मुझको ले जाओगे तो जानते हो क्या होगा? मुझको 1 लाख रुपया इनाम का मिल जाएगा। दीपक तबाक से बोला। राजा ने ढिंढोरा पिटवाया। तुम्हारी बात एकदम ठीक है, शाही लुटेरे ने कहा, पर मेरी क्या हालत होगी? दीपक ने नाजानकारी में सिर हिलाया। राजा मुझको नगर के चौराहे पर फांसी पर लटका देगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं फांसी पर लटका दिया जाऊं? शाही लुटेरे की बात सुनकर फांसी के नाम से दीपक सकपका गया। बोला, नहीं नहीं, ये तो बुरी बात है। बस सोच लो, शाही लुटेरा बोला। नहीं, मुझको ऐसा इनाम नहीं चाहिए, दीपक दुखी होकर बोला। हम गरीबी रह लेंगे। शाही लुटेरा मुस्कुरा उठा। दीपक अपनी बात कहकर अपने होठ काटने लगा। फिर उसने पूछा, राजा आपको फांसी पर क्यों लटका देगा? मैं लुटेरा हूँ, डाके डालता हूँ। हाल ही में मैंने नगर सेठ के यहाँ डाका डाला है। राजा की सारी फौज मुझे तलाश रही है। आप लूटते क्यों हैं, डाका क्यों डालते हैं? दीपक ने शाही लुटेरे से सीधा सवाल कर दिया। एक क्षण के लिए शाही लुटेरा दीपक के सवाल पर अचकचा गया। शायद ऐसा सीधा सवाल उससे किसी ने भी आज तक न किया था। फिर वह हंसकर बोला, तब मेरा खर्चा कैसे चलेगा? ये मेरा पेशा है। जैसे और लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, वैसे ये भी मेरा एक पेशा है। तो अच्छा काम करो, चोरी डाका तो बुरा काम है। आप भी कोई नौकरी या व्यापार क्यों नहीं करते? दीपक ने प्रश्न कर दिया। उसके इस पर शाही लुटेरा गंभीर हो गया। एक ठंडी और लंबी सांस लेकर बोला, अभी तुम बच्चे हो बेटा, तुमने दुनिया नहीं देखी। मैंने ईमानदारी से जीने की कोशिश की, पर इस दुनिया ने जीने नहीं दिया। मजबूरी में मुझको ऐसा करना पड़ रहा है। दीपक उसकी बात सुनकर चुप रह गया। शाही लुटेरा कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारी माँ बहुत गरीब है? जी हाँ, हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो शायद मेरी माँ को सुख मिल सकेगा। तुम्हारे पिता हैं? जी नहीं। दीपक का गला भर आया। जब मैं बहुत छोटा था तभी वह जाने कहाँ चले गए, उनका कोई पता नहीं है। क्यों चले गए? ये तो मुझे नहीं मालूम, अपनी माँ से पूछकर बता सकता हूँ, दीपक ने कहा। पूछकर ज़रूर बताना, शाही लुटेरा बोला। शायद मैं तुम्हारे पिता का पता लगा सकूँ। अच्छा, मैं बताऊँगा। तब कल यहीं पर आना, शाही लुटेरे ने कहा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और लो, ये कुछ अशर्फियाँ हैं, तुम अपनी माँ को दे देना। समझ लो ये मेरा इनाम है। तब तक तुम अपना काम चलाओ। और एक कपड़े में बंधी कुछ अशर्फियाँ शाही लुटेरे ने दीपक के हाथ में रख दी। दीपक ने कपड़े की उस छोटी सी पोटली को ले लिया। एक बात का ध्यान रखना, शाही लुटेरे ने कहा, इसका किसी को पता न लगे कि अशर्फियाँ किसने तुमको दी हैं। तुम मुझसे मिलने आते हो, वरना इसका नतीजा बुरा होगा। मैं किसी से नहीं बतलाऊंगा। तब ठीक है, शाही लुटेरा बोला, तुम जा सकते हो। और दीपक के देखते देखते शाही लुटेरा उछलकर अपने काले घोड़े पर सवार हो गया और हवा से बातें करता पेड़ों के झुरपन पर गायब हो गया। दीपक आश्चर्य से देखता रह गया। फिर कुछ देर बाद चुपचाप वापस लौट पड़ा। कपड़े की उस छोटी सी पोटली को उसने संभाल कर रख दिया था। वह घर वापस लौट पड़ा। दीपक जल्दी वापस आ गया था, इस कारण माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा। यही अनुमान लगाया कि वह खेल कर वापस आ रहा है। दीपक माँ के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ, मैं कुछ लाया हूँ, तुम नाराज़ तो नहीं होगी? दीपक की बात पर माँ को हंसी आ गई। बोली, ऐसी क्या चीज़ तू ले आया है कुछ? दीपक बोला। अच्छा बता, क्या लाया है? माँ ने पूछा। दीपक ने डरते डरते माँ के हाथ पर छोटी सी पोटली रख दी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, इसमें क्या है? दीपक मुस्कुराकर बोला, देख लो ना। माँ ने पोटली खोली, उसमें अशर्फियाँ देखकर हैरान हो गई। दीपक की ओर तेज़ निगाहों से देखते हुए पूछा, कहाँ से लाया? माँ के इस सवाल पर दीपक घबरा गया। उसने इस सवाल का जवाब न सोचा था। शाही लुटेरे वाली बात तो वह बता ही नहीं सकता था। माँ के इस सवाल पर वह चुप रह गया। बताना कहाँ मिली? माँ ने दोबारा सवाल किया। माँ इतनी सारी अशर्फियाँ देखकर डर गई थी। दीपक अपने होंठ काटने लगा, फिर बोला, ये मत पूछो माँ कहाँ से लाया हूँ, पर चोरी नहीं की है। एक आदमी ने दया करके दी है। दया करके? हाँ माँ, वह बहुत भला और नेक इंसान है, उसने दी है। माँ कुछ देर तक सोच में पड़ी रही, फिर बोली, एक बात सुन बेटे, हम गरीब ज़रूर हैं, पर अपना ईमान नहीं खो सकते। किसी से भी मुफ्त में मदद लेना मैं शोभा नहीं देता। इसलिए बेटे, जिसने तुमको अशर्फियाँ दी हैं उसको धन्यवाद देकर वापस कर देना। मेरी बात बतला देना, इस तरह से मदद लेना बुरी बात है। हमें अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। माँ की बात सुनकर दीपक खामोश रह गया। माँ का इस प्रकार कहना उसको अच्छा लगा।
सचमुच माँ ने एक अच्छी बात कही है। बात उसके मन में बैठ गई। माँ के हाथ से उसने अशर्फियों की पोटली ले ली। तुम ठीक कहती हो माँ, उसने कहा। हाँ बेटे, इस प्रकार मुफ्त की मदद हमारा जीवन खराब कर देगी। दीपक ने अपनी माँ को अपने व्यवहार से संतुष्ट कर दिया। फिर बोला, माँ एक बात बताओगी? पूछो बेटे, माँ ने प्यार से कहा। तुम कहती हो मेरे पिताजी कहीं चले गए हैं। हाँ बेटे। क्यों चले गए माँ? दीपक ने प्रश्न किया। माँ का चेहरा गंभीर होने के साथ साथ दुख में भी डूब गया। धीरे से बोली, हाँ बेटा, वह एक आदमी की हत्या करके फरार हो गए। उस आदमी ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा था। दीपक का मन दुख से भर गया। तो माँ के पिताजी वापस नहीं आएंगे? दीपक के इस प्रश्न पर माँ की आंखें डबडबा आईं। गला भर आया। कहा, उनको गए बहुत साल हो गए बेटे, क्या कहा जा सकता है। फिर मैंने वह शहर भी छोड़ दिया है। अब तो भगवान की दया होगी तभी मिल सकते हैं। माँ का दुख देखकर दीपक का भी मन भर आया। उसने माँ से कुछ ना पूछा। वह भी दुखी हो गया। अपने पिता से मिलने के लिए उसका मन छटपटा उठा। क्या वह अपने पिता से कभी मिल सकता है? दीपक खामोश रह गया। शाही लुटेरे की दी हुई अशर्फियाँ वापस करने का उसने पक्का निश्चय कर लिया। इस तरह की मदद उसको बिल्कुल नहीं चाहिए। एकदम इनकार कर देगा। माँ का कहना एकदम सही है। दीपक अपने निश्चय के साथ आराम से सो गया। सोते हुए वह शाही लुटेरे के बारे में सोच रहा था। उसकी दी हुई अशर्फियाँ वह वापस कर देगा। केवल अनुरोध करेगा कि उसके पिता की खोज कर देवे। यही उसका सबसे बड़ा एहसान होगा। दीपक सवेरे उठा। कुछ देर बाद वह तैयार हो गया। माँ के पास आकर बोला, मैं जा रहा हूँ माँ, उसको वापस दे आऊँ? हाँ बेटे, जल्दी लौटा ना। अच्छा माँ, दीपक ने कहा। पोटली हिफाजत के साथ रखकर दीपक फिर चंदनवन की ओर रवाना हो गया। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि शाही लुटेरा उससे अवश्य मिलेगा। चंदनवन में उसने फौज के आदमियों को घूमते देखा। वह जानता था वे सब शाही लुटेरे को खोज रहे हैं। किसी को इस बात का शक नहीं हो सकता है कि वह शाही लुटेरे से मिलने जा रहा है। जिस ओर वह जा रहा था उससे विपरीत दिशा में राजा के सैनिक चले गए। इस कारण शाही लुटेरे के लिए कोई खतरा न था। वह इत्मीनान के साथ कल वाली जगह पर आ गया और एक तरफ खड़े होकर शाही लुटेरे का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूटा। उसने देखा शाही लुटेरा उसके सामने था। घोड़े से उतरकर वह उसके पास आया। आ गए तुम? उसने कहा। हाँ। और दीपक ने उस छोटी सी पोटली को शाही लुटेरे के सामने करते हुए कहा, लीजिए। इसमें क्या है? पूछा शाही लुटेरे ने। आपकी दी अशर्फियाँ। क्यों? मेरी माँ ने आपको धन्यवाद दिया है, कहा है हम गरीब ज़रूर हैं पर अपनी मेहनत की कमाई खाना हमारे लिए अच्छा है, इसलिए वापस करने के लिए कहा है। शाही लुटेरा चुपचाप दीपक को देखता रह गया। कुछ देर बाद बोला, तुम्हारी माँ शायद ठीक कहती है। वह किसी अच्छे खानदान की है। परिस्थितियों ने शायद उस बेचारी को गरीब बना दिया है। दीपक चुप खड़ा था। शाही लुटेरे की इस बात पर वह कुछ ना बोला। शाही लुटेरा कुछ देर अपना हाथ सहलाता रहा। फिर बोला, मैंने तुमसे एक बात और कही थी, तुमने अपनी माँ से पूछा? हाँ, दीपक तपाक से बोला, मैंने पूछ लिया है। अगर आप मेरे पिताजी का पता लगा देंगे तो यही आपका सबसे बड़ा एहसान हमारे ऊपर होगा। तुम्हारी माँ ने क्या बतलाया? पूछा शाही लुटेरे ने। मेरे पिताजी एक आदमी का खून करके फरार हो गए हैं, दीपक ने बतलाया। उस आदमी ने उनका जीना मुश्किल कर रखा था। दीपक की बात सुनकर शाही लुटेरा खामोश रह गया। उसकी चमकीली आंखें दीपक पर जम गई थीं। कुछ देर बाद ठंडी सांस लेकर वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का पता लगाने की कोशिश करूंगा, शायद तुमको मिल जाए। आपका सबसे बड़ा एहसान यही होगा, दीपक बोला। अच्छा बेटे, शाही लुटेरे बोला, राजा के सिपाही शायद इसी तरफ आ रहे हैं, मेरा ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अपनी बात पूरी करके शाही लुटेरा उछलकर घोड़े पर बैठ गया। उसके बैठते ही वह काला घोड़ा हवा से बातें करने लगा। पल भर में ही शाही लुटेरा घने पेड़ों के पीछे गायब हो गया। दीपक कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर एक हल्की सांस लेकर वह वापस लौट पड़ा। वह घर जल्दी लौटने के लिए परेशान न था, क्योंकि माँ को वह बतला आया था किस काम से जा रहा है। आराम से वह वापस लौट पड़ा। कुछ ही दूर जा पाया था दीपक की राजा के सिपाही आते दिखलाई पड़े। दीपक एक बगल होकर चुपचाप जाने लगा तो एक सिपाही ने उसका रास्ता रोक लिया। ए लड़के, कहाँ से आ रहा तू? उसने पूछा। मैं अपने घर जा रहा हूँ, दीपक बोला। यहाँ कहाँ गया था? इस सवाल को सुनकर दीपक अचकचा सा गया। वह जवाब न दे सका। ऐसे ही आ गया था, बाद में वह बोला। ऐसे ही जंगल में आ गया था? हाँ, माँ ने डांटा था इसलिए इस तरफ आ गया, दीपक ने कहा। उसकी बात पर सिपाही को हंसी आ गई। बोला, अच्छा बता, तू इधर से आ रहा है, किसी आदमी को काले घोड़े पर सवार देखा था? दीपक सिपाही का मतलब समझ गया। बोला तपाक से, नहीं। कोई आदमी मिला था? नहीं। पास खड़ा एक और सिपाही दीपक को ध्यान से देख रहा था। दीपक की बात सुनकर एकाएक वह बोल पड़ा, ये लड़का एकदम झूठ बोल रहा है। तुमको कैसे पता? पहले सिपाही ने पूछा। बहुत फुर्ती से इसने जवाब दिया है।
उस सिपाही ने अपना संदेह व्यक्त किया। ज़रूर ये कुछ छुपा रहा है। ये शाही लुटेरे को ज़रूर जानता है। मेरा ख्याल है शायद उसे खाना पहुंचाने या कोई मदद देने के लिए गया होगा। ऐसे बच्चों से ही शाही लुटेरा अपना काम बना रहा है ताकि उनको देखकर कोई शक ना कर सके। पहले वाले सिपाही को इस बात पर यकीन सा आ गया। उसने घूर कर दीपक की ओर देखा। क्या बात है, सच बता। मैं शाही लुटेरे को नहीं जानता, दीपक बोला। तो उसका नाम कैसे जानता है? सिपाही ने कड़क कर पूछा। नाम? दीपक हंसकर बोला। शाही लुटेरे का नाम कौन नहीं जानता है? उसके नाम का इनाम का ढिढोरा गली गली में पीटा जा चुका है। दीपक के इस जवाब पर सिपाही चुप रह गया। दूसरा सिपाही बोला, तू ज़रूर कुछ जानता है। मैं कुछ नहीं जानता, दीपक ने कहा। दूसरा सिपाही अपने होठ काटने लगा। बोला, तुम इस तरह से नहीं बताओगे, तुमको राजा के सामने पेश करना पड़ेगा। दीपक कुछ घबरा सा गया। इसे पकड़ कर ले चलो, राजा के सामने पेश किया जाएगा। दीपक ने बहुत कहा, बड़ा विरोध किया, पर सिपाही न माने। उसको अपने साथ लेकर चल पड़े। दीपक बेहद घबरा गया। उसकी माँ को पता लगेगा तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। इस ख्याल से वह और घबरा गया। रास्ते में उसने बड़ी प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया, पर सिपाही उसको अपने साथ लेकर राजा के सामने पेश करने के लिए ले आए। उसको राजा के सामने पेश किया गया। अन्नदाता, ये लड़का चंदन वन में मिला है, शायद शाही लुटेरे से संबंध रखता है। इसके माँ बाप हैं? राजा ने पूछा। दीपक हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, घर पर केवल मेरी माँ है। उसने मुझे डांटा था, सो मैं रूठ कर चंदन वन चला गया था। इसकी माँ को हाजिर करो, राजा ने कहा। दीपक और घबरा गया। राजा के इस हुक्म के आगे वह कुछ ना बोल सका। मन ही मन और घबरा गया। उसके सामने राजा की आज्ञा के कारण चुप रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता न था। थोड़ी देर में सिपाही उसकी माँ को लेकर आ गए। दीपक को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। इस पर राजा ने उसे डांट दिया। हुजूर, इस लड़के से सच बात निकलवानी है, राजा का एक सलाहकार बोला। हाँ, तो इसकी माँ को सजा दो। घबरा कर ये सब सच सच उगल देगा। ठीक है, राजा ने कहा। इस लड़के की माँ को 10 कोड़े मारो। राजा का यह हुक्म सुनते ही दीपक एकदम घबरा गया और चिल्लाकर बोला, हुजूर, मेरी माँ को कुछ सज़ा मत दो। मैं सच सच सब कुछ बतला दूंगा। तो बता, सच क्या है? दीपक कांपते स्वर में बोला। मैं शाही लुटेरे से मिलने गया था। दीपक का यह उत्तर सुनकर सब चौंक गए। आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। माँ तो मानो एकदम आसमान से गिरी। दीपक ने अपने मुंह से सब कुछ सच सच बतला दिया। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। जिस शाही लुटेरे को राजा के सिपाही न देख सके, उससे ही वह मिलता रहा। कुछ देर पहले ही मिलकर आया। सब दीपक की बातें सुनकर खामोश रह गए। अंत में राजा ने ही मौन तोड़ा। शाही लुटेरे से तुम्हारा परिचय है? हाँ अन्नदाता। तो उसे पकड़वाने में हमारी मदद करो, राजा ने कहा। दीपक चुप रह गया। राजा ने कहा, तुम उसको अपने जाल में ले आओ, हमारे सिपाही उसको पकड़ लेंगे। तुम्हें हमारी सहायता करनी पड़ेगी। दीपक अपने होठ काटने लगा। बोला, लेकिन अन्नदाता, एक बात है। बोलो। शाही लुटेरे को सब बातों का पता चल जाता है। आज की इस बात का भी पता चल जाएगा। इस कारण वह मुझसे मिलने या मेरी बात मानने से इनकार कर देगा। वह बहुत चालाक और होशियार है। दीपक की बात सुनकर राजा के माथे पर बल पड़ गए। फिर राजा ने धीरे से कहा, ठीक है, तुम्हारी बात सच हो सकती है, पर कोशिश करके तो देखो। दीपक बात मान गया। राजा ने उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया। माँ ने दीपक का हाथ पकड़ लिया और जल्दी जल्दी घर आ गई। घर आते ही वह दीपक को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दीपक घबरा गया। माँ, अब क्यों रो रही हो? बेटा, तूने मुझसे नहीं बतलाया। शाही लुटेरे से तू मुलाकात करता रहा। शाही लुटेरे ने ही तुझको अशर्फियाँ दी। तूने सब कुछ छिपाए रखा। माँ, गलती हो गई थी। दीपक घबरा गया। घबरा कर बोला, कसम खा, अब तू शाही लुटेरे से कभी मुलाकात ना करेगा। माँ ने कहा, तुझको मेरी कसम है। अच्छा माँ, दीपक बोला। माँ का मन संतुष्ट हो गया। दीपक ने माँ की बात मान ली। उसने निश्चय कर लिया, अब वह शाही लुटेरे से कभी ना मिलेगा, उसका नाम भी ना लेगा। राजा के कहने से वह 2-3 बार चंदन वन में गया, पर शाही लुटेरे की छाया तक न दिखलाई पड़ी। दीपक समझ गया कि उसे सब पता लग गया है। इस कारण अब शाही लुटेरा उसके पास नहीं आ सकता है। दीपक ने उसका ख्याल एकदम छोड़ दिया। वह अपने द्वारा माँ पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने देना चाहता था। राजा की पूरी फौज चंदन वन में घूम रही थी। चंदन वन का कोना कोना छान मारा गया था, पर शाही लुटेरे को कुछ पता न लग रहा था। इस कारण सबको इस बात का विश्वास हो गया था कि अवश्य शाही लुटेरा डर के मारे राज्य छोड़कर चला गया है। वह भाग गया है। कई दिन तक के घेरे और छानबीन के बाद भी उसका पता न लगना सचमुच इस बात की ओर पुष्टि कर गया था। कुछ पता न लगा तो राजा के केवल थोड़े से सिपाही चंदन वन में रह गए, बाकी लौट आए। यह विश्वास बढ़ गया था कि शाही लुटेरा राज्य छोड़कर भाग गया है। दोपहर का समय था। राजा विश्राम कर रहे थे। तभी प्रहरी ने राजा का अभिवादन किया। अन्नदाता, एक फरियादी आया है। राजा तुरंत तैयार हो गए। बोले, पेश करो।
फरियादी को राजा के सामने पेश किया गया। वह अधेड़ उम्र का था। उसके सिर पर लगी पगड़ी से साफ मालूम पड़ रहा था कि वह कोई व्यापारी है। व्यापारी एक खास प्रकार की पगड़ी बांधा करते थे। राजा के सामने आते ही वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, अन्नदाता की जय हो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया माई बाप। क्या बात हो गई सौदागर? राजा ने पूछा। अन्नदाता, मेरा सारा माल लूट लिया गया। व्यापारी बेतरा घबराकर बोला। किसने लूटा तुमको? कहाँ लूटे? सरकार, चंदन वन में शाही लुटेरे ने मेरा सब कुछ लूट लिया। व्यापारी की आंखों से आंसू गिरने लगे। चंदन वन में शाही लुटेरे ने? राजा को उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य लगा। राजा का चेहरा कुछ पल के बाद गुस्से से तमतमा गया। चीख कर राजा ने कहा, हमारे तमाम सिपाही चंदन वन में क्या कर रहे हैं? बराबर खबर देते हैं शाही लुटेरे को वहाँ नहीं देखा जा रहा है। राज्य छोड़कर भाग गया है। अब कैसे वहाँ आ गया और इस व्यापारी को लूट लिया? बुलाओ सेनापति को। तुरंत सेनापति को बुलाया गया। राजा सेनापति पर बरस पड़ा। आपके सिपाही वहाँ क्या कर रहे हैं? शाही लुटेरा बराबर चंदन वन में है। उसने इस व्यापारी को लूट लिया है। सरकार, मैं स्वयं देखता हूँ, सेनापति बोला। शाही लुटेरे को जल्दी से जल्दी जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो, राजा ने कहा। इस व्यापारी का नुकसान सरकारी खजाने से पूरा किया जाए। व्यापारी राजा की जय जयकार करता चला गया। सेनापति बहुत परेशान हो गया। सिपाही बराबर चंदन वन में गश्त लगा रहे थे और शाही लुटेरे का कुछ पता न लग रहा था। इसके बावजूद उस व्यापारी को चंदन वन में ही लूट लिया गया था। यही बड़ी हैरानी की बात थी। सेनापति की समझ में ना आ रहा था कि सिपाहियों की गश्त के बावजूद व्यापारी को शाही लुटेरे ने कहाँ लूट लिया। इसका मतलब है कि शाही लुटेरा चंदन वन में ही कहीं छिपा है। सिपाही पता नहीं लगा पा रहे। सेनापति तुरंत चुने हुए सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर चंदन वन को रवाना हो गया। चंदन वन आकर उसने सब सिपाहियों को डांटा। सिपाही हैरान रह गए। उनको इस बात का कुछ पता ना था कि कब वह व्यापारी लूट लिया गया। इसका मतलब है शाही लुटेरा यहीं पर है। चंदन वन का कोना कोना छान मारो और उसे खोजो। लापरवाही ज़रा भी ना हो। मैं खुद यहाँ रुककर तुम सबका काम देखूंगा। सेनापति के आ जाने से और उसके हुक्म के कारण हर सिपाही मुस्तैद हो गया। सब में फुर्ती आ गई और चारों तरफ वे सब फैल गए। चंदन वन का कोना कोना तलाश किया जाने लगा। राजा की सारी फौज इस काम पर फिर लगा दी गई। सेनापति को अपने सिपाहियों की बात पर विश्वास ना हो रहा था। वह गया कहाँ? सेनापति ने फिर से छानबीन करने का हुक्म दिया। चंदन वन फिर खोजा जाने लगा, पर शाही लुटेरे का कुछ पता न लगा। एक स्थान पर खाना बनाने और खाने के निशान पाए गए। सेनापति को खबर दी गई। जगह देखकर सेनापति ने कहा, ज़रूर शाही लुटेरा और उसके साथी यहाँ खाना बनाकर खाकर गए हैं। अब जल्दी से उसकी खोज करो। सिपाहियों को भी इस बात का विश्वास हो गया कि यह सब खाना शाही लुटेरे और उसके साथियों का है। इस कारण अवश्य वह आसपास कहीं पर है। उनमें नया जोश आ गया। वे जोर शोर से उसकी खोज में टुकड़ियाँ बनाकर निकल पड़े, पर शाही लुटेरे का कुछ भी पता न चला। हारे थके सिपाही वापस आ गए। सेनापति भी आश्चर्य में पड़ गए। आखिर कहाँ चला गया वह? अचानक एक तीर सनसनाता हुआ आया। सेनापति बाल बाल बच गए। वह तीर एक पेड़ में धंस गया। तीर के छोर पर एक कागज़ लिपटा हुआ था। कुछ सिपाही उस ओर दौड़ गए जिस तरफ से तीर आया था, पर तीर फेंकने वाले का कुछ भी पता न लगा। सब तरफ देख डाला गया। सेनापति ने तीर में लगा कागज़ निकाल कर देखा। उस पर लिखा था, मुझे पकड़ने की उम्मीद छोड़ दो, मैं चंदन वन में ही हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, शाही लुटेरा। यह कागज़ पढ़कर सेनापति का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से मुट्ठियाँ कस गईं। शाही लुटेरे ने उनको धमकी दे दी। उसका इतना दुस्साहस हो गया है। राजा के हाथ पर सिपाही ने कागज का टुकड़ा लाकर रख दिया और अत्यंत विनम्रता के साथ सिर झुकाकर बोला, अन्नदाता, एक तीर में लिपटा ये कागज़ अभी अभी राजमहल में आकर गिरा है। और उसने राजा को वह तीर दिखलाया जिसमें कागज़ लपेटकर फेंका गया था। उस कागज़ को पढ़ते ही राजा की आंखें अंगारा हो गईं, माथे पर सिकुड़ने पड़ गईं। राजा आग बबूला होकर चीख पड़ा, फौरन बड़े सरदार को बुलाओ। राजा का हुक्म सुनते ही बड़ा सरदार नंगे पैरों दौड़ा आया। दंडवत कर बोला, आज्ञा अन्नदाता। खाक अन्नदाता। राजा चिल्ला पड़ा, अब शाही लुटेरा राजघराने पर भी हमला करेगा? तुम सब नज़ारा देखते रह जाओगे। सारी फौज, सब सिपाही मिट्टी के पुतले हैं। ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? हो सकता है नहीं, हो रहा है। अब तो शाही लुटेरे ने छोटी राजकुमारी को 3 दिन के भीतर उठा ले जाने की धमकी दी है। ये रही उसकी धमकी। अब वह इस काम को भी कर जाएगा। हमारी प्रजा पर इसका क्या असर पड़ेगा? जब राजा खुद अपना परिवार नहीं बचा सकता है तो फिर प्रजा की रक्षा का क्या हाल होगा? मैं तो राजकाज करने के काबिल ही नहीं रह गया। एक मामूली से लुटेरे ने पूरे राज्य को हिला रखा है। राजा एक सांस में अपनी सारी बात कह गया। बड़ा सरदार शाही लुटेरे की इस धमकी को पढ़कर पत्थर की मूर्त के समान खड़ा रह गया। उसके तो जैसे होश उड़ गए थे। सेनापति को फौरन खबर करो। जो आज्ञा महाराज, बड़ा सरदार बोला। सेनापति को तुरंत खबर दी गई। चंदन वन से सेनापति भागा भागा आया। शाही लुटेरे का पत्र पढ़कर वह बेहद घबरा गया। राजा से कुछ कहते ना बना। अगर शाही लुटेरा इस काम को कर गया तो फिर मैं प्रजा को कैसे मुंह दिखलाऊंगा? राजा ने कहा।
हम ऐसा नहीं होने देंगे अन्नदाता, सेनापति ने कहा। ऐसा बाद में होगा, हमारे प्राण पहले जाएंगे। राजा ने बड़ी बेचैनी से कहा, तसल्ली मत दो, कुछ करके दिखलाओ। अब मैं करामात देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा राजन, सेनापति अभिवादन कर चला गया। वह भी बेहद घबरा गया था। ये तो एक तरह से सीधा हमला था। सेनापति ने निश्चय कर लिया, वह अपने प्राण न्यौछावर कर देगा, पर ऐसा नहीं होने देगा। छोटी राजकुमारी का अपहरण शाही लुटेरे के द्वारा उसके जीते जी नहीं हो सकता है। वह चंदनवन वापस आकर पूरी ताकत से लग गया। सेनापति ने एक तरफ से चंदनवन देखना शुरू कर दिया। अचानक कुछ दूरी पर घोड़े से घुड़सवार दिखाई दिए, थोड़े से घुड़सवार दिखाई पड़े। उनमें से एक काले घोड़े पर सवार था। सेनापति काला घोड़ा देखते ही चीख पड़ा, घेर लो, वह रहा शाही लुटेरा। देखते देखते सिपाहियों की टोली ने उस दल को घेर लिया। काले घोड़े पर सवार आदमी घबरा गया। क्या बात है, उसने पूछा। बनने की कोशिश मत करो, एक सिपाही गरज कर बोला। तुम भागने की कोशिश कर रहे थे। मैं भाग कहाँ रहा था, मैं तो अपनी राह पर चला जा रहा था। तुम लोगों ने रास्ता रोक दिया, काले घोड़े का सवार बोला। तब तक सेनापति आ गया। शाही लुटेरे को जिंदा घेरे में देखकर खुश हो गया और बोला, इसे गिरफ्तार कर लो। काले घोड़े का सवार घबरा गया, बोला, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? बनो मत शाही लुटेरे, तुम हमारी पकड़ में आ गए हो। शाही लुटेरे? वह बेतरह चौंक कर बोला, आपका मतलब क्या है? ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो, सेनापति ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा अच्छा, अब समझा, वह हंसकर बोला। तुम लोगों ने मुझे अपने राज्य का शाही लुटेरा समझ लिया है। हाँ, सेनापति ने कहा। मैं वह नहीं हूँ, उस आदमी ने कहा। मैं तुम्हारे राज्य का रहने वाला नहीं हूँ। मैं सोनगढ़ राज्य का दूत हूँ और तुम्हारे राजा के नाम एक संदेश लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कैदी रूप में राजा के सामने पेश करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सोनगढ़ नरेश का पत्र उनको देना ही है। सेनापति असमंजस में पड़ गया। वह काले घोड़े के सवार को आश्चर्य से देखने लगा। तुम शाही लुटेरे नहीं हो? नहीं, मैं सोनगढ़ नरेश का दूत हूँ। पर यह काला घोड़ा? क्या इस दुनिया में एक शाही लुटेरे के पास ही काला घोड़ा है? उसने व्यंग से कहा। शायद इसलिए आप शक में पड़ गए। ये लीजिए। और उस काले घोड़े के सवार ने सेनापति के हाथ पर सोनगढ़ नरेश के दूत होने का प्रमाण पत्र रख दिया। सेनापति चुप रह गया। उसका भ्रम टूट गया। उसने धीरे से कहा, अच्छा जाइए। काले घोड़े का सवार आगे बढ़ गया। सेनापति फिर जोर शोर से शाही लुटेरे की तलाश में लग गया। फिर भी उसका कुछ पता न लगा। सेनापति राजमहल वापस आ गया। उसके आने से पहले ही सोनगढ़ का दूत आ चुका था। राजा की सेवा में उसने अपने नरेश का पत्र पेश कर दिया था। राजमहल के अतिथि भवन में ही उसको ठहराया गया था। राजा उसके पत्र का उत्तर अगले दिन देने वाले थे। उत्तर लेकर वह जाने के लिए तैयार हो जाएगा। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से ही राजमहल में पूरी सुरक्षा की तैयारियां कर ली गई। छोटी राजकुमारी की देखभाल के लिए विशेष रूप से सिपाही तैनात कर दिए गए। राजमहल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी तरह से परखा जाने लगा। सब तरफ कड़ा प्रबंध कर दिया गया। राजा की चिंता कम हो गई थी। छोटी राजकुमारी राजा को सबसे प्रिय थी। उसको ही उड़ा ले जाने की धमकी ने सारे राज परिवार को चिंतित कर रखा था। महारानी बहुत परेशान थी। इसी कारण वह छोटी राजकुमारी के पास बराबर बनी रहा करती थी। शाही लुटेरे की धमकी के 2 दिन निकल गए। तीसरा और आखिरी दिन शेष रह गया। चंदन वन में उसकी तलाश के साथ साथ राजमहल में भी पूरा प्रबंध था। आखिरी दिन के दोपहर में जबकि राजा सोनगढ़ के दूत को विदा कर भीतरी राजमहल में आए तो उनके पैर में आकर तीर लगा। राजा दर्द से करा उठे। तमाम सिपाही उनकी ओर दौड़े। बड़ी महारानी को खबर लगी कि राजा को तीर मार दिया गया है तो वह हड़बड़ा कर भागी। होशियार होशियार, शाही लुटेरे ने तीर मारा है, वह महल में आ गया है। दरबान शोर करने लगा। तब तक एक नकाबपोश बिजली की तेजी से दिखलाई पड़ा और तेजी से गायब हो गया। शाही लुटेरा, शाही लुटेरा, सब चीख उठे। तब तक वह नकाबपोश काले घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। उसके साथ के और भी लोग अपने अपने घोड़ों पर भागे। पकड़ो पकड़ो, चारों तरफ शोर फैल गया, पर कोई पकड़ ना सका। वह बहुत आगे निकल गया। फौज के सिपाही घोड़ों को ऐड लगाते दौड़े और उसका पीछा करने लगे। राजमहल में रोना पीटना मच गया था, हड़कंप हो गया। छोटी राजकुमारी को शाही लुटेरा उठाकर ले गया था। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि सोनगढ़ का दूत और उसके तमाम साथी एकाएक जाने कहाँ गायब हो गए थे। वह शाही लुटेरा तो नहीं था? ज़रूर वही था। हाँ, वही सोनगढ़ के राजा का दूत बनकर पहले से ही राजमहल में ठहर गया था। उसका भी घोड़ा काले रंग का था। राजा ने सुना तो वो बेहोश हो गए। होश आने पर पागलों के समान पकने लगे। राजमहल के सभी कर्मचारी सिर झुकाए खड़े रह गए। फौज के लोगों ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, पर वह हवा की गति से चंदन वन में जाकर गायब हो गया। फौज की टुकड़ी वापस आ गई। राजकुमारी के अपहरण के कारण राजमहल में हाहाकार मच गया। महारानी का बुरा हाल था। सारा राजमहल शोक में डूब गया। देखते देखते आग के समान सारे राज्य में यह खबर फैल गई। लोगों पर बिजली गिर पड़ी। शाही लुटेरा अवश्य कोई चमत्कारी आदमी है।
जब राजा का परिवार अपनी रक्षा नहीं कर सकता है तो प्रजा शाही लुटेरे से अपने को कैसे बचाती है, कैसे बचा सकती है। सब अपने आप को खतरे में महसूस करने लगे। व्यापारी राज्य छोड़कर जाने की तैयारियां करने लगे। अब तो किसी को भी शाही लुटेरा लूट सकता है, राजा उसे बचा नहीं सकता है। सब तरफ असुरक्षा बढ़ती गई। सब हैरान थे, अब क्या करना चाहिए। राजा पागल के समान कातर होकर बोले, अब क्या करना चाहिए, मेरी बेटी का क्या होगा। आप चिंता न करें, राजकुमारी को कुछ नहीं होगा। वह मिलेगी कैसे, मेरी बेटी। अन्नदाता, शाही लुटेरे ने ज़रूर आपसे किसी बात का बदला लिया है। आदमी जब बदला लेने पर आ जाता है तो वह कुछ भी कर सकता है। मेरी बेटी मिलेगी कैसे। अन्नदाता, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो, राजा ने कहा। गुस्ताखी माफ़ हो। सारी प्रजा को इस बात का पता चल गया है कि शाही लुटेरा छोटी राजकुमारी को उठाकर ले गया। ये तो है, भला इतनी बड़ी बात कैसे छिप सकती है। अब आप ऐलान करा दीजिए, जो राजकुमारी को शाही लुटेरे से छुड़ा कर लाएगा वही राजा होगा। अन्नदाता, इससे पता लग जाएगा कि हमारे राज्य में कितने वीर बहादुर हैं, और अब सचमुच शाही लुटेरे को काबू में करने वाला आदमी ही राज कर सकता है। तुम ठीक कहते हो सरदार, सर राजा ने कहा। अब तो इस राज का मालिक वही हो सकता है जो शाही लुटेरे पर विजय हासिल कर सकता है। हाँ अन्नदाता, ठीक है, राजा ने कहा। ढिंडोरा पिटवा दो। राजा की आज्ञा से तब नगर में ढिंडोरा पीट दिया गया। जो भी शाही लुटेरों को पकड़कर और राजकुमारी को छुड़ाकर लाएगा वही राज्य का राजा होगा। ढिंडोरा सुनकर सर्वत्र खलबली मच गई। लोगों ने राजा के इस ऐलान का स्वागत किया और अपने को वीर समझने वाले राज्य के नागरिक शाही लुटेरे की तलाश में उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने तथा छोटी राजकुमारी को उसके चंगुल से निकालने मैदान में आ गए। सब तरफ से शाही लुटेरे पर दबाव पड़ने लगा। हर तरफ से खोज शुरू हो गई। शाही लुटेरे को घेरा जाने लगा। ढिंडोरा सुनते ही दीपक एकदम घबरा सा गया। चुपचाप ढिंडोरा पीटने वाले को देखता रहा। शाही लुटेरे ने छोटी राजकुमारी का अपहरण कर लिया। राजा ने शाही लुटेरे को काबू में करने वाले को अपना राज्य देने का ऐलान किया। ये तो गजब हो गया। वह कुछ देर आश्चर्यचकित रहने के बाद अपनी माँ के पास दौड़ा दौड़ा आया। माँ, तुमने सुना, पूछा उसने। क्या। शाही लुटेरे को पकड़ने वाले के लिए राजा ने अपना सारा राज्य देने का ऐलान किया है, दीपक ने बतलाया। शाही लुटेरे का नाम सुनते ही माँ घबरा गई। बोली, उसका नाम मत ले। मैंने क्या कहा था। माँ, मैं ढिंडोरे की बात। चुप रह, माँ ने कहा। एक बार तो मुसीबत में पड़ चुका है, शाही लुटेरे से दोस्ती का फल भोग लिया ना। दीपक चुप रह गया। तेरे फेर में शायद वह यहाँ भी आया था। एक दोपहर मैंने तीर कमान लिए एक आदमी को देखा था। वह मुझे घूर कर देख रहा था। मैं डर गई, शायद चीखने वाली थी, पर तब तक वह काले घोड़े पर सवार होकर भाग गया। शाही लुटेरा था। हाँ, शायद तेरी तलाश में आया था। माँ ने बड़े प्यार से कहा। देख बेटे, तू उसका ख्याल भूल जा। अच्छा माँ, दीपक बोला। माँ की बात सुनकर वह मन मारकर चुप रह गया, पर उसका मन न मान रहा था, दिमाग न मान रहा था। शाही लुटेरे के बारे में ही वह सोच रहा था। जब से राजा के सिपाही उसको पकड़कर राजा के सामने ले गए थे, तब से वह चंदन मन न गया था। ना ही उसने शाही लुटेरे का नाम लिया था। इतना विश्वास उसको अवश्य था कि शाही लुटेरे को सब पता लग गया होगा। उससे कोई बात छिपी नहीं रह सकती है। उसने शाही लुटेरे के बारे में सब कुछ बतला दिया था। चंदन वन वाली जगह भी दिखला दी थी। इस कारण दीपक को शक हो गया था कि शायद शाही लुटेरा उस पर नाराज़ हो गया होगा। उसने सारा भेद खोल दिया। दीपक सोचने लगा, शाही लुटेरा इस समय कहाँ होगा। क्या चंदन वन में ही होगा। उसे वहीं पर मिलेगा क्या। अब तो नामुमकिन है। इस समय राजपाट के लालच में एक से एक सूरमा उसकी तलाश में लगे हैं। अब तो उसके लिए हर तरफ खतरा ही खतरा है। दीपक अपने ख्यालों में खोया रह गया। माँ घर पर न थी, वह काम पर चली गई थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा दीपक सोच रहा था। चंदन वन जाने न जाने का निर्णय ना कर पा रहा था। अचानक आवाज़ सुनाई पड़ी। तेरी लंबी उम्र हो बच्चा, कुछ दान पुण्य कर, जय जयकार हो बेटा। दीपक ने देखा एक साधु सामने खड़ा था। ला बच्चा, कुछ दान कर। दीपक हाथ जोड़कर बोला, हम बहुत गरीब हैं, कुछ ना दे पाएंगे। साधु उसके पास आ गया। बोला, कोई बात नहीं बच्चा, ये तो बता, तेरा नाम दीपक है। हाँ बाबा। साधु धीरे से बोला, तुमको शाही लुटेरे ने याद किया है। शाही लुटेरे का नाम सुनते ही दीपक बेतरा चौंक गया। शाही लुटेरे ने। हाँ, वह साधु बोला, शिव मंदिर के पास तुम्हारे इंतज़ार में है। अपनी बात कहकर अलख निरंजन करता हुआ साधु चला गया। दीपक हैरान रह गया। उसको साधु की बात पर अचरज लग रहा था। उसे लग रहा था मानो वह कोई सपना देख रहा है। शाही लुटेरे शाही लुटेरा पास के शिव मंदिर में उसका इंतज़ार कर रहा है। जिस शाही लुटेरे की तलाश में लोग ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं, वह इतने पास रुका है। दीपक ने आसपास देखा। इसके बाद वह तुरंत शिव मंदिर की ओर बढ़ गया। शिव मंदिर के पास जाकर देखने लगा। उसको काला घोड़ा कहीं नजर न आया, ना ही कोई तीर कमान लगाए दिखलाई पड़ा। वह एक जगह खड़ा होकर हैरानी से उधर उधर देख रहा था। एकाएक एक आदमी उसके पास आ गया। तुम आ गए।
उसने कहा। दीपक ने उसकी ओर देखकर हैरान रह गया। उसको अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। शाही लुटेरा उसके सामने एकदम साधारण वेश में खड़ा था। आप शाही? आहिस्ता। शाही लुटेरे ने अपने होठों पर उंगली रख उसे आगे बोलने से मना कर दिया। हाँ मैं हूँ, वह बोला। पर इस तरह से? दीपक आश्चर्य में था। हाँ, इस समय सैकड़ों लोग मेरी तलाश में निकले। तुमने राजा का ढिढोरा सुना है ना? वह मुस्कुराया। हाँ, दीपक बोला। राजा अपना राज दे रहा है, इसी वजह से खतरा बढ़ गया है। शाही लुटेरा बोला। पर जल्दी सारा खतरा मिट जाएगा। आप छोटी राजकुमारी को उठा ले गए? हाँ, शाही लुटेरा बोला। लेकिन ये क्या अच्छी बात है? दीपक ने कह ही दिया। शाही लुटेरा अपना होठ काटता हुआ बोला। क्या अच्छी बात है क्या नहीं, इस वक्त तुम ये सवाल मत करो। अभी तुम्हारी मदद की मुझे ज़रूरत है। दीपक उसका मुंह ताकने लगा। शाही लुटेरा उसके पास आकर बोला। छोटी राजकुमारी के कारण मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, तुम उसे ले जाओ। मैं क्या करूँगा? दीपक घबरा गया। देखो, मुझे राजा को अपनी ताकत दिखलानी थी। छोटी राजकुमारी को नुकसान पहुंचाना मेरा मतलब नहीं था। मैंने अपना काम करके दिखला दिया। छोटी राजकुमारी को ले जाकर तुम राजा को दे आओ। दीपक उसका मुंह ताक रहा था। बस यही काम है? लेकिन लेकिन मैं क्या कहूँगा? छोटी राजकुमारी कहाँ मिली, राजा को क्या बतलाऊँगा? बतला देना, रास्ते में मिल गई थी। और सजा देकर पूछा गया तो? दीपक घबरा गया। नहीं, इस समय राजा सजा देकर नहीं पूछेगा। वह तो छोटी राजकुमारी को वापस पाकर खुश हो जाएगा। इस बार तुमको इनाम भी मिलेगा, शाही लुटेरे ने कहा। दीपक ने शाही लुटेरे की बात मान ली। वह छोटी राजकुमारी को राजा के पास पहुंचा देने के लिए तैयार हो गया। माँ दीपक के साथ एक छोटी सी पर सुंदर और कीमती कपड़े पहने लड़की देखकर घबरा गई। पूछा, अरे दुष्ट, किसकी लड़की ले आया? दीपक हंसने लगा। इसे पहचानो माँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? किसी लड़की को क्यों लाया? माँ, ये लड़की नहीं है, दीपक बोला। तब कौन है? ये छोटी राजकुमारी है। शाही लुटेरा इसको ही उठाकर ले गया था। दीपक ने बड़े साधारण रंग से बतलाया। मर गए। माँ बिल्ला पड़ी, सॉरी माँ चिल्ला पड़ी। तुझे कहाँ मिली? ये कौन सी मुसीबत तूने मोल ले ली? तू तो सर्वनाश कर देगा, हे राम। माँ एकदम घबरा गई। दीपक ज़रा भी ना घबराया। बोला, माँ तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं छोटी राजकुमारी को राजा के पास पहुँचाने ले जा रहा हूँ, राजा खुश होगा। माँ भयभीत हो गई थी। वह थर थर काँप रही थी। चीख कर बोली, कल मुँहे, लेकिन राजकुमारी मिली कहाँ? शिव मंदिर के पास। दीपक मुस्कुराया। देख, फिर अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। माँ और गुस्से में आ गई। एक बार झूठ बोलने की सज़ा मुझे होने जा रही थी, याद है ना? नहीं माँ, दीपक थपाक से बोला। मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक साधु आया था, बोला शिव मंदिर के पास शाही लुटेरा मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने राजकुमारी मुझे दे दी। कहा है राजा के पास पहुँचा दूँ। तू शाही लुटेरे से मिला था? हाँ माँ, दीपक ने स्वीकार कर लिया। हाय राम। माँ ने कहा, चल जल्दी से छोटी राजकुमारी को राजा को दे आए, और देख सच सच सब बता देना। राजा से झूठ बोलना अच्छा नहीं है। दीपक चुप रह गया। माँ की बात माननी पड़ी। माँ खुद उसके साथ चलने को तैयार हो गई। छोटी राजकुमारी को साथ कर लिया। छोटी राजकुमारी को कुछ पता ना था, वह चुपचाप थी। शाही लुटेरे ने उसको कोई तकलीफ ना दी थी और बड़े आराम से रखा था। तीनों राजमहल आए। छोटी राजकुमारी को देखते ही राजमहल के तमाम कर्मचारी शोर करने लगे, राजकुमारी आ गई, राजकुमारी आ गई। और भागम भाग मच गई। छोटी राजकुमारी को हाथों हाथ उठा लिया गया। भीतर खबर गई। राजा और रानी दौड़ पड़े। अपनी प्यारी बिटिया को गले लगा लिया उन्होंने। छोटी राजकुमारी को कौन लाया है? हम उसे अपना राज्य देंगे, राजा ने कहा। अन्नदाता, एक स्त्री और एक लड़का छोटी राजकुमारी को लेकर आए हैं। और शाही लुटेरा? क्या पता, शायद वही कुछ बता सके। उन्हें हमारे सामने हाजिर करो, राजा ने कहा। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। दीपक और उसकी माँ को पेश किया गया। दीपक की माँ राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दीपक की माँ के पास चुपचाप खड़ा था। छोटी राजकुमारी को तुम लाई हो? राजा ने पूछा। हाँ अन्नदाता। शाही लुटेरा कहाँ है? राजा ने पूछा। शाही लुटेरे का नाम सुनकर दीपक की माँ घबरा गई और बोली, राजन, हमें उसके बारे में नहीं मालूम। राजा और आसपास खड़े तमाम सुनने वाले लोग इस बात पर हैरान रह गए। दीपक की माँ ने दीपक से कहा, बेटे, अन्नदाता को सच सच सब कुछ बतला दे। देख, बड़ों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दीपक ने राजा से सच सच सब बतला दिया। दीपक की बात सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ अन्नदाता, दीपक बोला। एक बार और तुमसे शाही लुटेरा मिला था, उस वक्त तुम बात छिपा गए थे। हाँ महाराज, दीपक ने कहा। डर के मारे मैंने ऐसा किया था, अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा। शाही लुटेरे ने तो सीधे सीधे राजकुमारी को पहुँचाने की बात कही थी, अपने बारे में कुछ भी कहने से मना किया था। पर माँ ने कहा मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए अन्नदाता सच ही बतलाया है। राजन, दीपक की माँ ने कहा, इसलिए मैं भी साथ आई हूँ। समझ में नहीं आता शाही लुटेरा तुम पर इतना मेहरबान क्यों है, राजा ने कहा। दीपक और उसकी माँ के पास उसका कोई उत्तर ना था। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी बेटी लौट आई, पर शाही लुटेरे का पकड़ा जाना ज़रूरी है।
अब की बार शाही लुटेरा तुमसे मिले तो फौरन खबर करना। अच्छा अन्नदाता, हम तुमसे खुश हैं। बताओ क्या चाहते हो, राजा ने कहा। बस आपकी कृपा अन्नदाता, दीपक की माँ ने हाथ जोड़कर कहा। तुम्हें कुछ लेना होगा अन्नदाता, जब आवश्यकता होगी मांग लेंगे। ठीक है, तुम्हारी मांग पूरी करने का हमारा एक वायदा रहा, राजा ने कहा। अन्नदाता की जय हो। दीपक और उसकी माँ राजमहल से बाहर आ गए। माँ की जान में जान आ गई, वरना उसको डर लग रहा था, पर छोटी राजकुमारी की वापसी की खुशी के कारण राजा ने विशेष ध्यान न दिया। देखते देखते सब और यह खबर फैल गई कि छोटी राजकुमारी वापस आ गई। राजा की बेटी वापस आ जाने से उन तमाम लोगों के हौसले टूट गए जो शाही लुटेरे की खोज में निकले थे। राजा की बेटी आ गई, अब शाही लुटेरे को पकड़ कर क्या होगा? जो राजा की बेटी लाया है शायद उसी को राजगद्दी मिले। इस कारण चंदन वन से बहुत लोग वापस आ गए, केवल सेनापति लगा रहा। सेनापति को भी खबर मिल गई कि राजा की बेटी वापस आ गई है। उसने संतोष की सांस ली, पर अब भी शाही लुटेरा पकड़ा ना गया था। उसका ना पकड़े जाना शक का विषय था। शाही लुटेरे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सेनापति बेकरार था। उसने प्रतिज्ञा कर ली थी, जब तक शाही लुटेरे का आतंक समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह राजा के सामने नहीं जाएगा, राजा को अपना मुंह नहीं दिखलाएगा। आश्चर्य की बात थी कि वही लड़का छोटी राजकुमारी को दे गया था जो एक बार शाही लुटेरे से मिलने की जगह दिखला गया था। उसी लड़के को शाही लुटेरा छोटी राजकुमारी दे गया था। सेनापति की समझ में न आ रहा था कि शाही लुटेरा उस लड़के पर इतना मेहरबान क्यों है। अपनी फौज के साथ वह हर तरफ शाही लुटेरे की खोज कर रहा था। दीपक अब अपने सामने सेनापति को देखकर चौंक गया, तुरंत उठकर खड़ा हो गया। सेनापति ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और पूछा, बेटे, तुम्हारी माँ घर पर है क्या? तब तक किसी के आने के 8 पाँव माँ स्वयं सामने आ गई। सेनापति को देखते ही पहचान लिया, पर वह घबरा गई। एकाएक सेनापति उसके घर कैसे आ गए? सेनापति ने दीपक की माँ की ओर देखा, कहा, मैं आपसे मिलने आया हूँ। यह हमारा सौभाग्य है, दीपक की माँ बोली। कहिए, महाराज ने कोई आज्ञा दी है क्या? नहीं, सेनापति ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है, जब तक शाही लुटेरे का आतंक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक मैं राजा को मुंह नहीं दिखलाऊंगा। सेनापति की इस बात पर दीपक की माँ चुप रह गई। दीपक सेनापति का मुंह ताकने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद सेनापति बोला, इस काम में मैं दीपक की मदद चाहता हूँ। शाही लुटेरा दीपक पर मेहरबान है, अगर दीपक चाहे तो उसका आतंक समाप्त करा सकता है। माँ अपने होठ काटने लगी, फिर बोली, पर दीपक को तो खुद उसका पता ठिकाना नहीं मालूम है। शाही लुटेरा ही अचानक आकर उससे मिल लेता है। हाँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि वह दीपक से मिलने आएगा। अब की बार आए तो दीपक मेरा काम बना सकता है, सेनापति ने कहा। शायद शाही लुटेरा दीपक को बहुत मानता है। ठीक है, दीपक को मैं समझा दूंगी। शाही लुटेरा पकड़ में नहीं आ रहा है, वह बहुत चुस्त चालाक मालूम पड़ रहा है। मैं बड़ा परेशान हूँ। अगर दीपक मेरी सहायता कर सका तो मैं जीवन भर उसका एहसानमंद रहूँगा। देखिए, कोशिश करेंगे हम। सेनापति अपना आदर प्रकट कर चला गया। दीपक माँ की ओर देखता रह गया। कुछ देर बाद माँ ने कहा, सुन बेटे, इस बार अगर शाही लुटेरा मिले तो उसको समझाना ये काम छोड़ दे। माँ, दीपक तबाक से बोला, मैंने पहली बार में इस बात को उनसे कहा था। क्या बोला वह? उसने कहा था, माँ ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। ईमानदारी से वह जी रहा था तो उसकी मुश्किल कर दी गई और वह लुटेरा बन गया। लूट मार डाका उसने अपना पेशा बना लिया। दीपक की माँ का चेहरा उदास हो गया। ठंडी सांस लेकर बोली, ठीक कहता है वह बेटे, यह दुनिया ईमानदारी से तो जीने ही नहीं देती। तेरे बाप के साथ भी वही हुआ। मजबूरन वह हत्या करके फरार हो गए और अब तक उनका कुछ पता नहीं है। और माँ की आंखें डबडबा गईं। माँ के आंसू देखकर दीपक का मन करुण हो गया। माँ ने ठंडी लंबी सांस ली। ठीक है बेटा, वैसे एक बार कहकर देखना। दीपक ने स्वीकार में सिर हिला दिया। उसका मन भारी हो गया था। उसे अपने पिता का ख्याल आ गया, अपने अनदेखे पिता का ख्याल। जब वह बहुत छोटा था तो वह एक व्यापारी की हत्या करके फरार हो गए थे। उनका चेहरा भी वह नहीं जानता। शायद उसके पिता को भी दुनिया ने ईमानदारी से जीने नहीं दिया था। दीपक चुपचाप बैठा रहा। माँ घर के काम को निपटाकर अपने काम पर जाने लगी। बोली, देख बेटे, घर में ही रहना, इधर उधर मत जाना। अपने यहाँ शाही लुटेरे की तलाश मत करना। अगर वह खुद मिलता है तो ठीक, वरना भटकना नहीं। अच्छा माँ, दीपक ने कहा। माँ चली गई। दीपक कुछ देर बाद घर से बाहर आ गया। मैदान में खेल रहे लड़कों के पास आ गया। लड़कों ने उसे देखा तो घेर लिया। सबको इस बात का पता लग गया था कि छोटी राजकुमारी को वही राजा के पास ले गया था। दीपक आ गया, दीपक आ गया, लड़कों ने शोर मचाया। इसी ने छोटी राजकुमारी को राजा के पास पहुंचाया है? एक लड़के ने पूछा। तुमको छोटी राजकुमारी कहाँ मिल गई? शाही लुटेरे ने दी थी, दीपक बोला। एक शरारती लड़का बोल उठा, शाही लुटेरा तेरा बाप लगता है क्या? इस पर लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े। दीपक का चेहरा तमतमा गया। उसने उस लड़के की गर्दन पकड़ ली। क्या बोला रे? वह लड़का सब पका गया, पर तब तक और लड़कों ने उसको बचा दिया। दीपक का मन एकदम तिलमिला गया था। वह लड़कों के पास से वापस आ गया, चेहरा उतर गया, चुपचाप घर में आकर बैठ गया। उस शरारती लड़के के व्यंग्य के कारण उसके मन को गहरी ठेस लग गई थी।
कुछ देर बाद माँ आ गई। दीपक का उदास उतरा चेहरा देखकर पूछा, क्या बात हो गई बेटे? दीपक की आंखों में आंसू आ गए। अरे क्या हो गया माँ? दीपक ने कहा, मैं खेलने गया था। छोटी राजकुमारी की बात चलने पर एक लड़का बोला शाही लुटेरा मेरा बाप है। माँ सख्ते में आ गई, फिर चेहरा तमतमा गया। बात बड़ी नागवार लगी, पर बच्चे की बात पर क्या लड़ना। दीपक को सांत्वना सी दी, बुरा मत मान बेटे, शैतान लड़कों का काम है बकना, बकने दो, पागल है मैं। दीपक चुप रह गया, पर उसको अपने पिता का ख्याल आने लगा। वह अपने पिता को नहीं पहचानता। जब वह बहुत छोटा था तभी वो उसे छोड़कर चले गए थे। क्या पता अब कहाँ हैं। बहुत साल हो गए। दीपक का मन टीसने लगा। बोला, माँ क्या पिताजी कभी आएंगे? क्या पता बेटा, माँ का गला भराया। दीपक माँ को दुखी देख आगे कुछ ना बोला। समझ गया पिताजी के ख्याल से माँ का भी मन भरा आया है। वह भी बहुत दुखी हो जाया करती है। वह अपना मन दबाकर रह गया, चुपचाप घर से बाहर आ गया। उसका मन बहुत बेचैन था। खामोशी के साथ वह शिव मंदिर की ओर बढ़ गया। अब भगवान की सेवा उसका और क्या हो सहारा है। वह अभी शिव मंदिर तक ना जा पाया था कि एकाएक आवाज़ आई, सुनो दीपक। वह ठिठक गया, मुड़कर देखा तो शाही लुटेरा था। वह एकदम साधारण नागरिक वेश में था, फिर भी उसको पहचान लिया। अरे आप? दीपक पास आ गया। हाँ, शाही लुटेरे ने पूछा, राजकुमारी को पहुंचा दिया? दीपक मुस्कुरा बैठा। आपको तो सब मालूम रहता है, पूछते क्या है? शाही लुटेरा मुस्कुराया। हाँ, अच्छा, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पिता का पता लगाऊंगा। हाँ, दीपक ने उसकी ओर देखा। मैं तुमको तुम्हारे पिता से मिला सकता हूँ, पर तुमको मेरा एक काम करना होगा, शाही लुटेरे ने कहा। अपने पिता का पता पाकर दीपक का मन उछलने लगा। क्या मेरे पिता का पता चल गया? वह जिंदा हैं क्या? हाँ, शर्त है, तुमको एक काम करना होगा। मैं अपने पिता के लिए सब कुछ करने के तैयार हूँ, दीपक बोला। तुम राजा के पास गए थे? क्या बोली? वह हमें बहुत कुछ देने वाले थे पर माँ ने नहीं लिया। बोली बाकी रहा, फिर कभी मांग लेंगे। तब एक काम करो, राजा से कहना शाही लुटेरे को माफ़ कर दे। वह आगे से अच्छा आदमी बन जाएगा। उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ इसलिए वह लुटेरा बन गया। तुम इतना बता दोगे तो तुम्हारे पिता तुमको मिल जाएंगे। पक्की बात? हाँ, तुम्हारे पिता तुमको मिल जाएंगे। दीपक मान गया। शाही लुटेरा चला गया तो दौड़कर वह अपनी माँ के पास आया। माँ से उसने सब कुछ बतला दिया। उसकी बात सुनकर माँ दंग रह गई। वह कुछ सोच में डूब गई। एक बार ही वह शाही लुटेरे की एक झलक मात्र देख सकी थी, तभी से वह सोच में डूब गई थी। अब दीपक की बात से उसके मन की शंका और बढ़ गई। उसने दीपक की बात मान ली। दीपक को साथ लेकर वह राजा से मिलने के लिए चल पड़ी। राजा को तुरंत खबर दी गई। राजा ने दीपक और उसकी माँ को सामने बुलाया। राजा दोनों को देखकर खुश हो गए। अन्नदाता की जय हो। कैसे आना हुआ? राजा ने पूछा। अन्नदाता, हम शाही लुटेरे को जिंदा आपके सामने लाना चाहते हैं, दीपक की माँ ने कहा। उसे ले आओ, राजा ने कहा। पर हमारी एक शर्त है अन्नदाता, दीपक की माँ ने कहा। बोलो अन्नदाता, आपने हमें वचन दिया था हमारी कोई एक बात पूरी की जाएगी। हाँ कहा था। तब अन्नदाता, दीपक की माँ हाथ जोड़कर बोली, शाही लुटेरे को हम आपके सामने ले आएंगे पर उसे माफ़ कर दिया जाए। वह अच्छा आदमी बनना चाहता है। उसके साथ अन्याय हुआ था, इस कारण वह लुटेरा बन गया। महाराज, अब वह अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसके अलावा मुझको कुछ और नहीं चाहिए। राजा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अच्छा, तुम्हारी बात मान ली। दीपक और उसकी माँ खुश होकर वापस आ गए। राजा ने उसकी बात मान ली थी। शाही लुटेरे को राजा माफ़ करने के लिए तैयार था। दीपक ने घर आने के बाद शिव मंदिर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। शाही लुटेरे से मैं मिलना चाहता था, उसको खबर करना चाहता था। उसका काम कर दिया गया है। अब उसके पिता का पता कर दे, वे उनसे मिला दे, अपना वायदा पूरा करे। अंततः शाही लुटेरा उसको मिल गया। वह देहाती के वेश में था। दीपक ने सब कुछ उसको बतला दिया। शाही लुटेरा खुश हो गया। तुमने मेरा काम कर दिया, शाबाश। हाँ, अब आप बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? दीपक ने कहा। चलो मेरे साथ। शाही लुटेरा दीपक का हाथ पकड़कर उसके घर में आ गया। दीपक चुपचाप चला आया। घर में कदम रखते ही शाही लुटेरे ने पुकारा, माधवी। दीपक की माँ अपना नाम सुनते ही दौड़कर आ गई। माधवी, मैं आ गया। दीपक की माँ शाही लुटेरे के पैरों से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। दीपक ठगा सा खड़ा रह गया। फिर शाही लुटेरे ने दीपक को कलेजे से लगा लिया। बोला, मेरे बेटे, मैं ही तुम्हारा अभागा बाप हूँ। दीपक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपने पिता को पा लिया। शाही लुटेरे ही उसका पिता था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी देर बाद तीनों राजा के सामने गए। माधवी ने अपने पति को राजा के सामने पेश किया और बोली, अन्नदाता, यही शाही लुटेरे हैं। इनको माफ़ किया जाए। इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया था। झूठा मुकदमा चलाकर इनको सज़ा करा दी गई। गुस्से में आकर ये ऐसा करने वालों का कत्ल करके भाग गए और डाकू बन गए। अन्नदाता, इनका अपराध यही है। अच्छा, हमने माफ़ किया, राजा ने कहा।
आगे से हम इसका ख्याल रखेंगे कि किसी के साथ ऐसा अन्याय न हो कि डाकू बनने पड़े किसी को। अन्नदाता की जय हो, शाही लुटेरा बोला। पर हम एक शर्त पर माफ़ कर सकते हैं, राजा ने कहा। शाही लुटेरे को हमारा सेनापति बनना पड़ेगा। अन्नदाता, आपकी आज्ञा सिर माथे, शाही लुटेरे ने कहा। सब राजा की जय जयकार वगैरह वापस आ गए। दीपक के दुख दूर हो गए, खुशियां वापस आ गईं। दीपक के पिता उसको मिल गए। राज्य से शाही लुटेरे का आतंक समाप्त हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस बाल पॉकेट बुक को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और बाल पॉकेट बुक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।